स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप जेएससी, जीडीसी, यूपीएचएससी, केवीएस, एमबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है। ए सतपथ ब्राह्मण में, बी ऐतरेय ब्राह्मण में, सी अथर्ववेद में, और डी कह रहा है कि ऋग्वेद में। तो आपको इस पहले सवाल का उत्तर देना है। तो इस पहले सवाल का उत्तर विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, ऋग्वेद में। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नसरुद्दीन महमूद, और डी बलबन। तो आपको बताना है कि किसने किया था। तो ये जो है इल्तुतमिश ने किया था। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। करें कि अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? ए रुपया, बी मोहर, सी जलाली, और डी दिनार। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का नाम जलाली था। इसे अकबर ने ही चलवाया था। तो विकल्प आपका सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कहते हैं कि मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? ए मंदौर, बी सुरजी अर्जुन गांव, सी ग्वालियर, और डी जो है वो पुरंदर। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि किस संधि को जो है वारेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मानता था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वो पुरंदर की संधि को जो है वो कागज का टुकड़ा मानता था। 1 मार्च सन 1776 ईस्वी में पेशवा माधवराव नारायण राव एवं अंग्रेज के बीच यह संधि जो है वो हुई थी। इसे जो है वो कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। ए श्रृंगेरी में, बी पंढरपुर में, सी नंदिया में, और डी वाराणसी में। तो इसका उत्तर आपको बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए वरकरी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो पंढरपुर में अवस्थित है। तो विकल्प बी इसका उत्तर जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। महाराष्ट्र धार्मिक आंदोलन के 2 प्रमुख संप्रदाय बारवरी व धरकरी थे। नामदेव तुकाराम आदि प्रमुख जो है इस आंदोलन के संत कवि रहे। छठवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि 1891 के एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किसने किया? ए स्वामी दयानंद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, और डी कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ सेन ने। तो आपको बताना है कि इस बिल का विरोध जो है वो किसने किया था। तो इस बिल का जो विरोध है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले पढ़ा था? तो इसका उत्तर आपको देना है। ए कह रहा है फिरोज शाह मेहता, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मदन मोहन मालवीय, और डी कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव थे। उन्होंने ही 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन के लिए दादा भाई नौरोजी का भाषण तैयार किया था, किंतु इस भाषण को अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। तो विकल्प आपका जो है वो बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 8वें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट हुई थी, कौन सा अधिवेशन था? ए 21वां, बी 22वां, सी 23वां, और डी 24वां। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए सूरत अधिवेशन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली फूट हुई थी वो 23वां अधिवेशन था। 1907 में हुआ था ये। तो विकल्प सी इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? ये आपको बताना है। ए महात्मा गांधी, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र, और डी राम सिंह। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता जो है वो महात्मा गांधी थे। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच
कहा जाता है, ये बताना है। ये रोहतक, बी अवंती, सी उज्जैन और डी कुरुक्षेत्र। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, प्राचीन काल से ही उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में जाना जाता है, इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। तो हाँ, विकल्प इसका सी उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया गया था। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। 11 नंबर में कह रहे हैं कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है, ये आपको बताना है। ए दक्षिण का पठार, बी उत्तरी मैदान, सी उत्तरी पर्वत और डी कह रहे हैं कि तटीय मैदान। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए, हिमालय पर्वत तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के बीच सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली उत्तर प्रवाही नदियों की निरपेक्ष क्रिया द्वारा निर्मित एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने कार्य से उत्तरी भाग का मैदान भी कहा जाता है। तो आपका विकल्प जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, उत्तरी मैदान। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है। ए माही, बी घग्गर, सी नर्मदा और डी करे कृष्णा। तो देखिए, घग्गर नदी जो है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। यह शिमला के समीप शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल जोग प्रपात किस नदी पर है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि शरावती, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी कह रहा है कि नर्मदा। तो आपको 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो शरावती नदी पर है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही है। यह जलप्रपात वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। नर्मदा नदी पर कपिलधारा और धुआंधार जो है जलप्रपात स्थित हैं। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, ये आपको बताना है। ए महेश दास, बी लक्ष्मणदेव और सी द्वारकादास, डी हरनाम दास। तो बंदा बहादुर का मूल नाम आपको बताना है। इसका मूल नाम क्या था। देखिए, बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्ष्मणदेव था। यह नाम इन्हें श्री गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ए लॉर्ड कैनिन, बी लॉर्ड कार्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली और डी कह रहे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ए विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें सही होगा 16 नंबर प्रश्न में। तो देखिए, जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19, भारत में विदेशी नागरिकों को यह प्राप्त नहीं है, अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, ये बताना है आपको। 17 नंबर सवाल में एक राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा और डी कह रहे हैं कि वित्त मंत्री द्वारा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 फर्स्ट के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151(2) के तहत वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो विकल्प अपना एक जो है वो क्या होगा, वो ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि भारत में न्यायिक सक्रियता
संबंधित है? ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी जनहित याचिका से, सी न्यायिक पुनरावलोकन से और डी करेक्ट न्यायिक स्वतंत्रता से। तो आपको बताना है कि न्यायिक जो सक्रियता है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। एक कह रहा है कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी जनहित याचिका से, सी न्यायिक पुनरावलोकन से और डी कह रहा है कि न्यायिक स्वतंत्रता से। तो अगर 18 नंबर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, जनहित याचिका से। देखिए, भारत में न्यायिक सक्रियता यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिका दोनों से संबंधित है, यद्यपि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन के भाग के रूप में उभरी है। अतः जो विकल्प है इसमें सर्वाधिक उचित विकल्प जो है वो अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों है, जनहित याचिका और न्यायिक पुनरावलोकन ये दोनों से संबंधित होता है, लेकिन चूंकि जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन के भाग के रूप में उभरता है, हो रही है, इसलिए जो है विकल्प बी इसका सही उत्तर जो है वो सर्वाधिक जो करेक्ट इसका आंसर होगा वो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ए नहीं बढ़ाई जा सकती, बी जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, सी केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती, डी करे कि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही इसको बढ़ाया जा सकता है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्र फलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, ये बताना है। ए कह रहा है पहला, बी तीसरा, सी दूसरा और डी कह रहा है कि चौथा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखिए, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वो चौथी है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया पूरी उत्तर प्रदेश का है। पहले स्थान पर बात करें तो राजस्थान, जिसका जो है वो एरिया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। ए कटहल, बी गोलर, सी आर्किड और डी फर्न। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि किस में जो है वो फूल नहीं होते हैं। तो फूल जो है वो फर्न में नहीं होते, विकल्प डी होगा सही। फर्न एक जो है संवहनी जो पौधा है, ये पौधे बीज रहित होते हैं, इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग भूकंप तरंगों के मापन के लिए किया जाता है। ए कह रहा है कि सिस्मोग्राम, सी कह रहा है कि सिस्मोग्राफ, सी कह रहा है सिस्मोस्कोप और डी कह रहा है कि सिस्मोमीटर। तो आपको 22 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखिए, भूकंप का पता लगाने के लिए जो है और उसके रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प भी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा 22 नंबर सवाल का। बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। कह रहा है कि बालकास झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है। ए कह रहा है कजाकिस्तान, बी कह रहा है कि किर्गिस्तान, सी कह रहा है रूस और डी कह रहा है कि तुर्कमेनिस्तान। तो आपको बताना है कि ये बालकास झील जो है वो किस देश में स्थित है। तो ये जो है कजाकिस्तान में जो है स्थित है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि पोर्ट डायमंड्स अवस्थित है। ए ऑस्ट्रेलिया में, बी श्रीलंका में, सी दक्षिण अफ्रीका में और डी कह रहे हैं कि जेरे में। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, जो पोर्ट डायमंड है वो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। ए कह रहा है कि अपकेंद्रण, बी अपोहन, सी उत्क्रम परासरण और डी कह रहा है कि विसरण। तो 25 नंबर सवाल का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, अपकेंद्रण। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ए कह रहा है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी डीसी को एसी में बदलने के लिए, सी डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए और डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए।
तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। 27 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ए ग्लिसरॉल, बी मेथेनॉल, सी यूरिया और डी कह रहे हैं कि ऑक्जेलिक एसिड का। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि जो है वो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, ग्लिसरॉल इसका उत्तर सही होगा। ग्लिसरॉल एक जो है वो कार्बन यौगिक है। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? ए मीथेन, बी अमोनिया, सी ऑक्सीजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर जो है आपको बताना है, इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो पृथ्वी के वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन गैस नगण्य अनुपस्थित थी। तो विकल्प इसका सी उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। जबकि मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन आदि गैसें उपस्थित थी। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। 29 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? ए वसा फैट से, बी कार्बोहाइड्रेट से, सी प्रोटीन से और डी विटामिन से। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो देखिए शरीर में ऊतक जो होते हैं उनका निर्माण प्रोटीन से होता है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। सवाल नंबर 30 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए कह रहा है कि एल्टन द्वारा, बी बेनेट द्वारा, सी वर्कले द्वारा और डी कह रहा है कि रेट जेल द्वारा। तो 30 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। तो देखिए जो पारिस्थितिकी संक्रमण है इसकी अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग जो है वो वेनेट द्वारा किया गया था। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।